जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में अपने एक नए चैप्टर पीरियोडिक टेबल की। जी हाँ दोस्तों, पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अलग अलग तरह का खौफ चल रहा होता है कि पीरियोडिक टेबल बहुत हार्ड है, पीरियोडिक टेबल ऐसे है, पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा है, पीरियोडिक टेबल बहुत वो है। मतलब बहुत सारी ऐसी गलत भ्रांतियां जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चल रहा होता है। और कई मित्रों ने पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले हमको आज से 15 दिन 10 दिन पहले मैसेज करा था कि गुरुजी पीरियोडिक टेबल कब कराओगे। तो ये चैप्टर जो है वो मोस्ट अवेटेड चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री में और बहुत सारे मित्र इसको लेकर के परेशान रहते हैं। लेकिन जितने भी भाई बंधु इस वीडियो के माध्यम से इस पीरियोडिक टेबल वाली सीरीज को देख रहे हैं, मेरे मित्र आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, जीवन में पीरियोडिक टेबल आपको एक बार पढ़ना है और वो जो एक बार पढ़ना है वो आपका ये वाला सेशन है। और इसके बाद आपको फिर कभी पीरियोडिक टेबल के बारे में चीजों को समझने और बुझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें आपका क्रमबद्ध तरीके से एक्सप्लेन हो चुकी होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की तो आप सभी ध्यान में रखना कि इस चैप्टर को हम लोग कई नाम से जानते हैं, शॉर्ट तरीके से भी जानते हैं और लंबे नाम से भी जानते हैं। तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। दूसरा मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कई जगह पे आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसे लिखा हुआ मिलता है। तो आपको लिखा हुआ मिलता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण कई जगह पे आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कई जगहों पर आपको जो है ये इस तरह से लिखा हुआ भी मिलता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स मतलब क्या हुआ? तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण। कई जगह पे ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलता है, तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग पीटी बोलते हैं। पीटी मींस पीरियोडिक टेबल। सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये जब हम लोग पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं या फिर जब हम लोग आवर्त सारणी कह रहे हैं, तो यहाँ पे इससे हमको एक चीज तो पता चल रहा है कि हम लोग किसी न किसी टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे और आप सबों ने अपने डे टू डे लाइफ में कई बार इस चीज को देखा होगा। जब आप किसी किराना दुकानदार के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें कोई सामान चाहिए, तो वो किराना दुकानदार क्या करता है? तो सर झट से उसी जगह पे जाता है जिस जगह पे आपका सामान रखा हुआ रहता है। तो आप क्या कहते हो कि सर ये तो बहुत आसान है। जब किराना दुकान वाला सामान लाया होगा बेचने के लिए, तो उस समय उन्होंने जो सर्फ एक्सल होगा उसको एक जगह पे रखा होगा, जो लाइफ बॉय होगा उसको एक जगह पे रखा होगा, जो लक्स साबुन होगा उसको एक जगह पे रखा होगा, बिस्किट मेरीगोल्ड अलग रखा होगा, बिस्किट जो है आपका टॉप वाला वो अलग रखा हुआ रहेगा, बिस्किट जो है आपका जो अलग होगा कोकोनट फ्लेवर का या पीनट बटर का, जो कुछ भी होगा वो एक अलग अलग खटाल में रखा हुआ होगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी क्या गौर कर रहे हैं? आप गौर यही कर रहे हैं कि उस दुकानदार को आप कोई भी सामान बोलते हो काउंटर पे जाकर के और वो आपके सामने झट से ला करके प्रकट कर देता है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि दुकानदार ने अपने दुकान में पहले से उन सभी सामानों को क्या करा था, तो एक एक जगह क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करके रखा था, व्यवस्थित करके रखा था। और इसीलिए जब भी आप कभी भी किसी भी समय जाते हो, वो इंसान आपको क्या करता है, तो सर आपके अनुकूल जो चीजें होती है उसको आपको प्रोवाइड करा देता है। आप कहेंगे सर यहां से हमें एक चीज तो सीखने को मिल रही है कि अगर चीजों को सही तरीके से रखा जाए तो उसको हमें ढूंढने में क्या होती है, सहूलियत होती है, साथ ही उसके बारे में जानने में भी हमको सहूलियत होगी। अब ये तो एक दुकानदार का एग्जाम्पल हो गया। अब डे टू डे लाइफ में अगर आप बैचलर रह रहे हैं या फिर आप मम्मी पापा के साथ या फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो किचन तो जरूर होगा और
कभी ना कभी किसी भी तरीके से आप किचन गए होंगे या किचन से रूबरू हो रहे होंगे। जरा सा ये बताइए कि किचन में सारे सामान एक ही जगह पे रखे हुए रहते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। नमक के लिए अलग डब्बा होता है, हल्दी के लिए अलग डब्बा होता है, मिर्च पाउडर के लिए अलग डब्बा होता है, गरम मसाला के लिए अलग पाउडर अलग डब्बा होता है। तो मेरे मित्र, ये जो अलग अलग चीजों को आप अलग अलग डब्बा में रख रहे हैं, किस लिए रख रहे हैं? कि सर जब हमको जरूरत पड़े तो वो चीज हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से मिल जाए। और साथ ही हमें ये पता है कि धनिया देने से क्या होगा, मिर्च देने से क्या होगा, हल्दी देने से क्या होगा। आपको सब्जी का कलर चेंज होगा हल्दी देने से, ये बात पता है, इसीलिए तो आप हल्दी डालते हैं सब्जी में। ये आपको पता है कि मिर्च से तीखापन आएगा तो मिर्च पाउडर डालते हैं। दैट मीन्स आप जो प्रोडक्ट अरेंज करके रख रहे हैं उसके बारे में आपको विस्तृत नॉलेज भी है। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी मिर्च में भी कई कैटेगरी होते हैं। शिमला मिर्च होता है जो तीखा ही नहीं होता है, एक होता है लौंगिया मिर्च, मतलब बहुत ज्यादा वो तीखा होता है, छोटा छोटा होता है। तो अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं। हमारा सीधा सा मतलब यही है कि जब भी हम किसी चीज को एक ऐसे व्यवस्था में रखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, ताकि उसका हम भविष्य में बिना किसी परेशानी के अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाए या उसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, वो हमारा क्या हो जाता है? तो सर एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो जाता है। किसका? तो सर किसी वस्तु का, किसी थिंग्स का, किसी सब्सटेंसेस का, किसी मटेरियल का। अब जरूरत है कि वो मटेरियल हमारे किस हिसाब से है, वो डे टू डे लाइफ का है या फिर उसका हम लोग रख रख के यूज करेंगे, ये तो उसके यूजेस पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से मेरे मित्र, जब हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं तो सबसे पहले जैसे ही इस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, आवर्त सारणी को देखते हैं, तो हमारा दिमाग एकदम भौचक्का सा जाता है कि आखिर है क्या, एक दिमाग में जाएगा कैसे। तो मेरे मित्र, आप यहाँ पे ये जितने भी देख रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरियम, आपका रदरफोर्डियम, हाफेनियम, जर्कोनियम, नियोबियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जितने भी देख रहे हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सर ये सब के सब एलिमेंट कहलाते हैं। सब के सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं, यानी कि तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? एलिमेंट यानी कि तत्व कहलाते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि ये टोटल एलिमेंट आपका कितना है? सर जी 118 पे लास्ट हो जाता है। इट इज क्लियर दैट इन आवर पीरियोडिक टेबल देयर आर 118 एलिमेंट्स। अब ये इस बात की कंफ्यूजन ही लाइफ टाइम में कभी नहीं होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे जैसे खोज होती जाएगी वो बढ़ते घटते रहेगी, बट एट अ अप्रॉक्स पॉइंट, मतलब एक कह सकते हो कि सन्निकट मान में हम ये कह लेंगे कि सर जब भी पीरियोडिक टेबल की बात आएगी और कुल तत्वों की संख्या पूछी जाएगी हमसे, हम कहेंगे 118 पे खत्म हो जाता है। इट मींस देयर आर टोटल 118 एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है? सर 118 है। कितनी है? 118 है। अब मेरे मित्र, अगर हम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं और अभी तक जो आपकी जर्नी रही है केमिस्ट्री में, उसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो? आप कहते हो सर या तो हम तत्व के बारे में पढ़ते हैं, या फिर यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, या फिर मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। मेरे मित्र, तत्व, यौगिक या मिश्रण की जब आप बात करते हो तो उन सभी में बेसिक चीजें क्या है? गुरुजी तत्व है, और तत्व यहां पे मौजूद है। मतलब कुल मिला के केमिस्ट्री में हम इन्हीं सभी तत्वों के बारे में कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे होते हैं। चाहे हम उसके एटॉमिक नंबर की बात करें, या फिर एटॉमिक मास की बात करें, उसके हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, उसके एटम में, परमाणु में मौजूद नंबर ऑफ सेल की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें, लेकिन रिलेटेड इसी से होती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हमको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को मजबूत करना है तो हमारे पास 118 तत्व की जानकारी होनी चाहिए। आप कहेंगे ये संभव नहीं है आज के समय में। आदमी अपना मोबाइल नंबर नहीं याद रख रहा है 10 डिजिट का, ये 118 को एलिमेंट कैसे याद रहेगा? मेरे मित्र, यही सेम समस्या जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साइंस पूरी तरह से विकसित नहीं था, तो उस वक्त जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उनके पास भी आई थी कि जैसे जैसे हम समय के साथ बदलते जा रहे हैं, केमिस्ट्री में तत्वों का आविर्भाव होते जा रहा है, खोज होते जा रहा है, तो आखिर हमसे जो अगला जनरेशन होगा या जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी, वो तत्वों को एक्सप्लेन कैसे करेगी,
वो इतने सारे तत्वों के प्रॉपर्टीज को याद कैसे रखेगी? बस फिर क्या था, जैसे ही साइंटिस्ट के मन में ये सब चीजें चली, साइंटिस्ट ने क्या करा सर, तत्वों के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, मतलब उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। और वो मतलब इस बात से कहीं ना कहीं वाकिफ थे कि अगर हम एक ही प्रकार के तत्वों को एक जगह पे रख देंगे तो आने वाला पीढ़ी समझ जाएगा, अच्छा यहां पे जो तत्व रखा हुआ है और जो इसका प्रॉपर्टीज होगा वही प्रॉपर्टीज इस पूरे तत्व का होगा। अब यहां पे जो तत्व रखा हुआ वही प्रॉपर्टीज इस सेम ग्रुप का होगा, या फिर ऐसे चलेंगे तो सेम होगा। इस तरह की सोच उस समय साइंटिस्ट के पास डेवलप हो रही थी, और इसी क्रम में, या आप कह सकते हैं उसी सोच का परिणाम है आपका क्या, तो सर ये पीरियोडिक टेबल। मतलब आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि सर यहां पे हम हाइड्रोजन की अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, या हाइड्रोजन को यहां पे एक्सेप्शन के रूप में लेकर के छोड़ दीजिए, लिथियम की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक की प्रॉपर्टीज सेम होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। और हम लोग स्टडी करेंगे भी कि आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब साइंटिस्ट का दिमाग सिर्फ इतना पे ही नहीं चल रहा था कि किसी एक वर्ग की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनका दिमाग यहां पे भी चल रहा था कि ये जो इतने सारे अलग अलग ग्रुप बटे हुए हैं, इन सभी ग्रुपों में ऐसा क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है, ताकि कोई इंसान एक बार इन सभी चीजों को पढ़ ले तो उसको फिर बार बार तत्व के बारे में जानकारी लेने की जरूरत ना पड़े। और इसी सोच के साथ पीरियोडिक टेबल की नींव पड़ी, या फिर आप कह सकते हो तत्वों के गुणों के अध्ययन की सर आवश्यकता पड़ी, या आप ऐसे भी कह लो कि सर तत्वों के गुणों की अध्ययन की बात करेंगे तो आवर्त सारणी की बात की जाएगी। तो मतलब आप कह सकते हो कि सर तत्वों को, या फिर आप ये कह लो कि केमिस्ट्री को सही तरीके से, सही ढंग से, स्पष्ट तरीके से, सुविधाजनक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी सर, तो सर तत्वों के गुणों का अध्ययन करना जरूरत पड़ गया सर। और जब वैज्ञानिकों ने तत्वों के गुणों का अध्ययन किया तो उस हिसाब से उन्होंने अपने अपने समय में क्या करा, तो सर तत्वों को अलग अलग कैटेगराइज करने का मतलब सोचा, या आप कह सकते हो अलग अलग करने का अपना एक रास्ता बनाते चला गया। फेल होते चले गए, अगला साइंटिस्ट आते चले गए, फेल होते चले गए, अगला साइंटिस्ट आते चले गए, और लास्ट में ऐसा हुआ कि मोसले ने क्या करा सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिया। और हम लोग जो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी। मतलब ये हुआ कि सर आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सर तत्वों के गुणों के सरलता से अध्ययन के लिए। आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप कहेंगे सर तत्वों के गुणों का सरलता से अध्ययन करने के लिए, मतलब सही तरीके से अध्ययन इजिली वे में हो जाए इसके लिए। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि आवर्त सारणी बनाने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ इतना था, आवर्त सारणी बनाने का बस और बस यही उद्देश्य था कि किसी मूल गुण को मतलब एक तरह से कह सकते हो कि स्टैंडर्ड मान करके केमिस्ट्री के अध्ययन में एक मतलब रिलायबिलिटी आ जाए, सुविधा हो, साथ ही साथ एक स्पष्ट और मतलब आप ये कह सकते हो कि पूरी तरह से क्रमबद्ध तरीके से केमिस्ट्री का अध्ययन हो पाए। मतलब केमिस्ट्री के अध्ययन के सरलता के लिए या तत्वों के गुणों को सहजता से समझने के लिए आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, आप ये भी कह सकते हो। या फिर रसायनों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए आवर्त सारणी का क्या किया गया सर, आविष्कार किया गया या इसकी बनाने की खोज की गई। तो पहला चीज तो आपको यहां पे यही लिखना होगा कि आवर्त सारणी क्या है, क्योंकि आप जब मतलब एक लेवल पे आते हो तो क्या है नहीं है इसका सवाल ज्यादा आता है। तो अगर हम सिंपल आवर्त सारणी की बात करें, यानी कि पीरियोडिक टेबल की बात करें, सिंपली अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हम लोग सीधे सीधे क्या कहते हैं कि तत्वों के गुणों को सरल एवं सुगमता से, तत्वों के गुणों को सरल एवं सुगमता से अध्ययन करने हेतु तत्वों का आवर्त एवं, ध्यान दीजिएगा आवर्त यहां पे पीरियड को बोल रहे हैं और वर्ग यहां पे ग्रुप को बोल रहे हैं। तो हम ऐसा परिभाषा आपको लिखा रहे हैं जिसके बाद आपको और कोई परिभाषा पढ़ना ही नहीं है।
भले ही बुक में कोई और परिभाषा दिया हुआ है, उससे आपको कोई लग लपेटा नहीं लेना। जो निचोड़ है हम उस चीज की बात कर रहे हैं कि तत्वों के गुणों को सरल एवं सुगमता से अध्ययन करने हेतु तत्वों का आवर्त एवं वर्ग के रूप में, तत्वों का आवर्त एवं वर्ग के रूप में तैयार सारणी, आवर्त एवं वर्ग के रूप में तैयार सारणी आवर्त सारणी कहलाता है। तैयार सारणी आवर्त सारणी कहलाता है। आवर्त सारणी कहलाता है। कोई भी आपसे पूछे कि क्या है, व्हाट डिड यू मीन बाय पीरियोडिक टेबल या व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, आप कहेंगे तत्वों के गुणों को सरल एवं सुगमता से अध्ययन करने हेतु तत्वों का आवर्त एवं वर्ग के रूप में तैयार सारणी क्या कहलाता है, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल कहलाता है। आप कहोगे चलो सर हमने ये चीज समझ लिया, बस याद रख लीजिएगा कि कुल तत्वों की संख्या की बात जहां पे भी की जाएगी, कुल तत्वों की संख्या की बात जहां पे भी की जाएगी, आप सभी ध्यान में रखेंगे 118। कितना है सर? 118। हालांकि मैंने कई बार चर्चा करा है लेकिन फिर भी मैं यहां पे कर दे रहा हूं। अब सवाल यह है कि सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, यानी कि इस पीरियोडिक टेबल का उद्देश्य क्या है। एक तो यहां पे आपने बता दिया कि तत्वों के गुणों को सरलता एवं सुगमता से अध्ययन करने हेतु, लेकिन तत्व के गुण का जो हम अध्ययन करेंगे, ये अध्ययन हमको कहां पे काम आएगा? केमिस्ट्री को समझने में काम आएगा। मतलब कुल मिला के इसका उद्देश्य क्या है? कुल मिला के इसका उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे रसायन के अध्ययन को सरल, सुविधाजनक एवं क्रमबद्ध बनाना। मतलब टोटली पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री को किस तरह से इजी वे में पढ़ा जाए इसके बारे में, तो उद्देश्य की भी चर्चा करेंगे सर, और उद्देश्य भी हम लोग यहां पे लिखेंगे। उद्देश्य की अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सिंपली कहेंगे कि रसायन शास्त्र के सरल, सुविधाजनक एवं रसायन शास्त्र के सरल, सुविधाजनक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, रसायन शास्त्र के अध्ययन को होगा, यहां पे चला, हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए। रसायन शास्त्र के अध्ययन को, रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल, सुगम, बोल लो, सरल, सुगम, सुविधाजनक, जो अच्छा लगे, एवं क्रमबद्ध बनाना। एवं क्रमबद्ध मतलब क्या? सिस्टमेटिक ढंग से सर, ये नहीं कि इसके बाद ये पढ़ लिए, इसके बाद ये पढ़ लिए। ठीक है, क्या उद्देश्य है? तो रसायन केमिस्ट्री के स्टडी को सरल, सुगम, सुविधाजनक और क्रमबद्ध बनाना ही पीरियोडिक टेबल का क्या है सर? उद्देश्य है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं गुरुजी? 118। नाउ द पॉइंट इज दैट सर, जब साइंस पूरी तरह से डेवलप नहीं था, तो उस समय के वैज्ञानिकों ने किस तरह से इन सभी तत्वों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की थी? मेरे मित्र, जब साइंटिस्टों के पास, या आप कह सकते हो जब साइंस डेवलप नहीं था, केमिस्ट्री डेवलप नहीं थी, या बहुत सारे तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उसमें से आप कह सकते हो कि कई वैज्ञानिकों ने प्रयास करा तत्वों के गुणों को समझने का। और अगर हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की प्रारंभिक इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु के रूप में क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया था। किसके द्वारा? लववाजे के द्वारा। लेकिन मेरे मित्र क्या हुआ? ढाक का 3 पात। लववाजे ने जो वर्गीकरण करा था, उसमें उन्होंने क्या आधार माना? उसमें उन्होंने धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को आधार माना। लेकिन क्या हो जा रहा था? आपने जस्ट देखा है मेटल एंड नॉन मेटल में धातु के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या भिन्नताएं होती है। तो लववाजे का वो चीज भी फेल हो गया। अब जब लववाजे का वो धातु और अधातु के आधार पर चीजें फेल हो गई,
क्योंकि वो बहुत सारे तत्वों के लिए अप्लाई नहीं हो रही थी, तब संयोजकता के आधार पर भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया। अब संयोजकता के आधार पर इस तरह से किया गया कि अगर कोई एलिमेंट की संयोजकता एक है तो उसको एक वर्ग में रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आई जब कॉपर, टीन, लोहा जैसे तत्व सामने आया और इनके वेरिएबल वैलेंसी थे, यानी कि एक से अधिक वैलेंसी थे। अब यहां पे भी वैज्ञानिक हक्का बक्का, और सबसे बड़ा डिफरेंसेस तो यहीं पे आ जा रहा था कि अगर हम एक संयोजी तत्व को एक ग्रुप में रखें तो उसमें सोडियम भी आ जाएगा और क्लोरीन भी आ जाएगा, जबकि सोडियम और क्लोरीन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करती है। सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन निगेटिव होता है, वो भी फेल हो गए। फिर आया प्राउस्ट का कॉन्सेप्ट, फिर आए सर डुमा का सम्मूलक श्रेणी, और डुमा के सम्मूलक श्रेणी के बाद लॉथर मेहर साहब आए और उन्होंने क्या किया, तो परमाणु आयतन और परमाणु भार वक्र के रूप में तत्वों को सजाने का प्रयास किया, फेल हो गए। फिर कौन आए सर, फिर आए डोबराइनर, और उसके बाद सर न्यूलैंड, फिर आपका मेंडलीव, और तब जाकर के मॉसले। मतलब पीरियोडिक टेबल को बनाने में, या आप कह सकते हो कि पीरियोडिक टेबल से संबंधित कंसेप्ट को उजागर करने में किसी एक साइंटिस्ट का सर मतलब यहां पे ये नहीं है, हाथ नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया है, अपना अलग अलग योगदान दिया है। और पीरियोडिक टेबल किसी भी एक साइंटिस्ट का सर बपौती नहीं है कि कोई खड़ा होकर कह देगा कि पीरियोडिक टेबल इसने तैयार करा, सर संभव नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया, हाँ सबके अपने अलग अलग योगदान थे, और उसी योगदान को याद रखना है जहां से संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि सर आपने इतने सारे साइंटिस्ट का नाम बोल दिया, हम लोग को याद ही नहीं रहेगा। तो मेरे मित्र याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आप हेडिंग लगा लेना, थोड़ा सा आप हेडिंग लगा लेना कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास, मतलब बोले तो जो मतलब शुरुआती दौर में प्रयास किया गया था, वो प्रयास क्या था। तो मेरे मित्र हम लोग ध्यान में रखेंगे कि तत्वों को पहला जो प्रयास किया गया था, धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकरण, धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकरण, धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकरण। और यह वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, याद रखिएगा, लभुआजे के द्वारा किया गया। इसके द्वारा, लभुआजे के द्वारा। क्या दिक्कत आई, तो सर दिक्कत ये आई कि यहाँ पे धातु और अधातु की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और कहीं कहीं पे हमको एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी, ग्रेफाइट की, और साथ ही बात करें हम लोग हीरा की, तो ग्रेफाइट क्या होते हैं, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, लेकिन हीरा सर इंसुलेटर है। तो धातु और अधातु में भी एक्सेप्शंस देखने को मिलती है, वो एक सही तरीका नहीं था तत्वों के गुणों को समझने का। तो लभुआजे साहब का ये चीज फेल हो गया। तब तत्वों को प्रारंभ में किस चीज के आधार पर वर्गीकृत किया गया, तो संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण, संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण, संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी इसके लिए कोई साइंटिस्ट, इसका साइंटिस्ट कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, बस आपको प्रारंभिक इतिहास, या आप कह सकते हो कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का जो प्रारंभिक प्रयास है उसमें एक कड़ी आपको यह भी याद रखना है कि तत्वों को उसके संयोजकता के आधार पर भी क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। क्यों फेल हो गया सर, इसलिए फेल हो गया कि अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो ये Na+ बनाता है और Cl- बनाता है, तो इसकी भी संयोजकता एक और इसकी भी संयोजकता एक। अब अगर हम इसको एक संयोजकता मूल गुण मान करके इसको एक ग्रुप में रखते हैं तो संभव है, आप कहेंगे ये धातु है, ये अधातु है। ये तो छोड़िए, अब मान लीजिए कि हम सोडियम और क्लोरीन को एक वर्ग में रख भी दिए तो हमारे पास समस्या ये आ जाती है, मेरे मित्र, कि अगर हम बात करते हैं कॉपर की तो इसकी वैलेंसी 1 और 2 हो जाती है। अब इसको एक संयोजी तत्व के साथ रखें या दो द्विसंयोजी तत्व के साथ रखें। दूसरी, अगर हम बात करते हैं Fe की तो इसकी संयोजकता 2 और 3 आ जाती है, तो वेरिएबल वैलेंसी शो हो रहा था। मतलब ये संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण भी क्या हो गया सर, फेल हो गया।
मतलब साइंटिस्ट को समझ ही में नहीं आ रहा था कि करा क्या जाए। ठीक है, फिर कौन आए? तब आए सर प्राउस्ट। और मेरे मित्र लैवोजियर और प्राउस्ट दो ऐसे साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री में जिसके बिना आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री अधूरा है। जिस तरह हम लोग फिजिक्स में आते हैं तो न्यूटन बाबा को भूलने की कोशिश नहीं करते हैं, उसी तरीके से केमिस्ट्री में हम लैवोजियर और प्राउस्ट का जो योगदान है उसको भूल नहीं सकते हैं सर। क्योंकि जो केमिस्ट्री का दरवाजा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो लैवोजियर और प्राउस्ट जैसे साइंटिस्ट के द्वारा ही क्या किया गया था सर, समझाया गया था। तो मेरे मित्र संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण की बात अगर करेंगे तो उसके बाद कौन आए? तो सर प्राउस्ट का कंसेप्ट आया, जिसको हम लोग प्राउस्ट की परिकल्पना के माध्यम से जानते हैं, प्राउस्ट की परिकल्पना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब प्राउस्ट की परिकल्पना किसने दिया सर? प्राउस्ट ने ही दिया। फिर मेरे मित्र जब ये फेल हो गए तो डूमा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? तो सर सम्मूलक श्रेणी के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। तो फिर कौन आया सर? तो सर फिर आया डूमा का सममूलक श्रेणी आधारित वर्गीकरण। डूमा का सममूलक श्रेणी आधारित वर्गीकरण, डूमा का सममूलक श्रेणी आधारित वर्गीकरण। मेरे मित्र ये भी फेल हो गए, ये भी फेल हो गए। तब कौन आए? तो सर तब आए लॉथर मेयर। और मेरे मित्र इन्होंने क्या दिया था? तो लॉथर मेयर साहब ने परमाणु आयतन एवं परमाणु भार वक्र के रूप में, परमाणु आयतन एवं परमाणु भार वक्र के रूप में क्या किए सर? तो तत्वों के गुणों को समझने का प्रयास किए, लेकिन सर ये सबसे ज्यादा बेकार हो गया था। मतलब यहां पे अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में प्रारंभिक प्रयास में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु आयतन एवं परमाणु भार वक्र नियम दिया था? आप कहेंगे लोथर मेयर। आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण सममूलक श्रेणी के आधार पर किया? आप कहेंगे डूमा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्राउस्ट की परिकल्पना नाम से आवर्त सारणी को समझाने का प्रयास करा था? आप कहेंगे प्राउस्ट। धातु एवं अधातु के रूप में तत्वों को सबसे पहले बांटने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आप कहेंगे सर लावोइज़िए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लावोइज़िए साहब न सिर्फ केमिस्ट्री की लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझाने में मदद किए, बल्कि इन्होंने तत्व के परिभाषा को भी प्रायोगिक तौर से सिद्ध करा था। और साथ में उन्होंने क्या बताया? तो सर तत्वों को हम धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत करके इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और इसीलिए हम लोग अभी मेटल एंड नॉन मेटल नाम से एक पूरा चैप्टर है पढ़ते हैं। चला, आप कहेंगे सर ये तो प्रारंभिक प्रयास था। बिल्कुल मेरे मित्र प्रारंभिक प्रयास था। आप कहेंगे सर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कोई और साइंटिस्ट नहीं आए? बिल्कुल आए। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उसके बारे में आपको विशेष नॉलेज रखना है। इसके बाद कौन आए? तो सर 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर पे आए डॉबराइनर। कौन आए चेला जी? डॉबराइनर। और डॉबराइनर ने क्या किया? अपना तिर्यक नियम दिया, जिसको हम लोग किस रूल से जानते हैं? ट्राइड रूल के नाम से जानते हैं। डॉबराइनर भाई साहब भी फेल। तब कौन आए? तो सर तब आए न्यूलैंड। कौन आए सर? न्यूलैंड, जिन्होंने क्या करा सर? अष्टक नियम दिया, यानी कि ऑक्टेव रूल दिया। यानी कि अगर आपसे सवाल करा जाए कि तत्वों के आवर्तों की वर्गीकरण में तिर्यक नियम संबंधित है डॉबराइनर से, ऑक्टेव नियम यानी कि अष्टक नियम संबंधित है न्यूलैंड से। इसके बाद कौन आए? इसके बाद चला जी मेंडलीफ आए, जिनको क्या बोला जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखना, इनको आवर्त सारणी का फादर बोला जाता है एक तरह से, ऐसा मान लो। या सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त एवं वर्ग के रूप में सजाने का श्रेय किसे जाता है? मेंडलीफ को जाता है। ये सब वैज्ञानिक थे, लेकिन ये मेंडलीफ बाबा इसको हम दूसरा कलर कर देते हैं। चला, इसको हम दूसरा कलर कर देते हैं। अब पूरा एक याद रखना एकदम से, ठीक है? कि ये जो मेंडलीफ साहब थे, इन्होंने क्या करा? तो सर सबसे पहले तत्वों का आवर्त एवं वर्ग के रूप में क्या किया था? तो सर सजाया था। और इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने करा। क्या पढ़ते हैं? आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने करा। तो मेरे मित्र जब भी सवाल पूछा जाए
जब भी सवाल पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने करा, आप कहेंगे मेंडलीफ ने करा। और यह बात याद आनी चाहिए कि इसीलिए हम कहते हैं मेंडलीफ ने करा, क्योंकि तत्वों को सबसे पहले आवर्त और वर्ग के रूप में सजाने का प्रयास मेंडलीफ बाबा ने करा था। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं नौवें साइंटिस्ट की, तो मेंडलीफ बाबा भी कुछ ना कुछ गलती करके गए थे अपने आवर्त सारणी में। अब उनको सुधारने के लिए कौन आए? तो सर सुधारने के लिए मोसले आए। और मोसले का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ध्यान में रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी से। किससे जुड़ा हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी से। जो हम लोग मॉडर्न पीटी की बात करते हैं, तो सर हम लोग मॉडर्न पीटी में किसके पीटी का जिक्र कर रहे होते हैं? आप कहेंगे मोसले साहब का जिक्र कर रहे होते हैं। तो मेरे मित्र, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक्सप्लेन करके पढ़ना है, वो क्या है? तो सर डॉबराइनर का त्रियक नियम, फिर है न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल और मोसले का पीरियोडिक टेबल। ये चीज आपको पढ़ना है। और याद रखिएगा, त्रियक नियम डॉबराइनर से संबंधित है, अष्टक नियम न्यूलैंड से, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने करा, आधुनिक आवर्त सारणी आप कहेंगे मोसले ने करा। साथ ही तत्वों को धातु और अधातु के रूप में सजाने का प्रयास आप कहेंगे लववाज़े। संयोजकता के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया था। क्या था प्रारंभिक प्रयास? प्राउस्ट की परिकल्पना, डुमा का सम्मूलक श्रेणी आधारित वर्गीकरण और परमाणु आयतन एवं परमाणु भार वक्र किसका? सर लोथर मेयर का। तो मेरे मित्र, ये तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का एक तरह से क्या कह सकते हो कि प्रारंभिक प्रयास था, मतलब शुरुआत में प्रयास किए जा रहे थे। और मेरे मित्र, हम लोग कहां से पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं डॉबराइनर त्रियक नियम से, यानी कि डॉबराइनर ट्राइड रूल से। कुल मिला के आप ये समझ गए होंगे कि जो हम यहाँ पे आवर्ती वर्गीकरण या आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है? तो 118 तत्वों के गुणों को आसानी से समझने का एक टेबल है, जिसके माध्यम से हम 118 तत्वों के प्रॉपर्टीज को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं। आप कहेंगे चलो ठीक है सर, ये तो समझ सकते हैं, लेकिन हमें ये बता दो कि डॉबराइनर ने अपने ट्राइड रूल में क्या बताया था, त्रियक नियम में क्या दिया था। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग डॉबराइनर के ट्राइड रूल की बात करते हैं या फिर डॉबराइनर के हम लोग त्रियक नियम की बात करते हैं, तो आप सबों को एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे ध्यान में रखना होगा। पहले मैं हेडिंग लगा दूं सर, पहले मैं हेडिंग लगा दूं, डॉबराइनर, डॉबराइनर, ठीक है। और यहां पे हम त्रियक नियम लिख देते हैं, तो आप ये समझ ही जाएंगे कि त्रियक नियम किसने दिया? तो डॉबराइनर ने दिया, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको हम लोग डॉबराइनर, डॉबराइनर ट्राइड रूल कहते हैं, डॉबराइनर ट्राइड रूल कहते हैं। अब मेरे मित्र, ये डॉबराइनर ट्राइड रूल क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अपने इस नियम में एक चीज तो और ध्यान में रखिए कि ये दिया कब गया था? 1817 में, ठीक है। कब दिया गया था? 1817 में। अब इसमें इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि अगर तीन तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तीन तीन करके, तो बीच वाले जो तत्व हैं उसका परमाणु द्रव्यमान जो है किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू डॉबरेनर ट्राइड रूल वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि डॉबरेनर त्रियक नियम के अनुसार, या फिर हम कह सकते हैं डॉबरेनर के अनुसार ज्यादा सही रहेगा, डॉबराइनर के अनुसार, डॉबराइनर के अनुसार अनुसार तीन तत्वों को, डॉबराइनर के अनुसार तीन तत्वों को, तीन तत्वों को उसके उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो बीच के तत्व का, परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के, किनारे के दोनों तत्वों के
परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा भाषण यहां पे लिखा गया है, लेकिन यह भाषण जब आप समझ जाते हैं तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं रखता है और आपके एग्जाम में कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ क्या काम आती है, कंसेप्ट। क्या कहा जा रहा है कि डॉबरेनर के अनुसार तीन तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। अब आप कहेंगे सर हम इसको समझेंगे कैसे? तो मेरे मित्र, आप मान लीजिए कि ए, बी और सी तीन तत्व क्या है सर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए हुए हैं। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए हुए हैं। यहां पे मैं ये लिख दिया हूं, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए हुए हैं। ए बी सी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि सर जो बीच का तत्व होगा, यानी कि बीच में ये बी है और इस बी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, इस बी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो आपके किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। अब ए का जो परमाणु द्रव्यमान होगा और सी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, इसका औसत होगा, यानी कि A प्लस सी बाई टू। यही क्या है, डॉबरेनर का ट्राइड रूल है, यानी कि डॉबरेनर का त्रियक नियम है। क्या कहोगे आप? सभी कहेंगे कि गुरुजी डॉबरेनर के अनुसार अगर तीन तत्व ए बी सी को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखा जाए तो जो बीच वाला तत्व बी है उसका परमाणु द्रव्यमान, तो सर इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा और इसका जो होगा, दोनों का औसत, यानी कि A प्लस बी बाई टू, यही होगा। और यही ट्राइड था। सौभाग्य से डॉबरेनर साहब ने ऐसे तीन ट्रिक की खोज कर ली थी। ऐसे तो और भी ट्रिक बनाए गए, लेकिन वो सर सफल नहीं थे। तीन ही ट्रिक ऐसे थे जो सफल थे। आप कहेंगे तीन त्रियक कौन कौन से थे? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, वो तीन त्रियक था आपका, पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम एस्ट्रोनिटम बेरियम, और तीसरा था आपका क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। मेरे मित्र चौथा त्रिक भी था, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, लेकिन ये संभव नहीं हुआ चीजें। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो चर्चा की जा रही है लिथियम सोडियम पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक की, तो यहां पे आपको कुछ समानता देखने को मिलेगी, और जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएगी। और मेरे ख्याल से आपको बोर्ड पे सारी चीजें विजिबल हो रही होगी, बिल्कुल हो रही है विजिबल, और इसलिए हमको यहां पे ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करना है, बस हमको समझाना है। ध्यान दीजिएगा कि लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होगा सर 39। अब चला जी, ये जो 23 है डॉबरेनर ट्राइड के अनुसार, अगर हमारा ये तत्व A है, ये B है और ये C है, तो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान आप कहेंगे A प्लस सी बाई टू, तो 7 प्लस 39 सर जी 46 बटा 2 23। सर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। अब इसी तरीके से कैल्शियम एस्ट्रोनिटम बेरियम, अब ये तत्व A, ये B और ये C, मेरे मित्र क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो B का परमाणु द्रव्यमान है वो कैल्शियम और बेरियम का औसत होगा। तो 40 और 137 आप जोड़ लीजिए और डिवाइड कीजिए, इतना आ रहा है। यही एस्ट्रोनिटम का क्या है सर? एटॉमिक मास है। सेम चीज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ भी है, और सेम चीज अगर आप नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ देखेंगे तो यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी 4 4 8 7 1 8। हालांकि इस पे ये ज्यादा चीज अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उस हिसाब से तो ये 44 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। एनसीईआरटी इस चीज को मानती है कि सर नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक को भी डॉबरेनर के ट्राइड के रूप में देखा जाता है, लेकिन दे डजंट फुलफिल द रूल ऑफ ट्राइड। ये ट्राइड रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है। बाकी यहां पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स में जाकर के वो फुलफिल कर रहा है। तो आपको मेरे मित्र ये ट्राइड याद रखने होंगे। लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एस्ट्रोनिटम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये याद रखने होंगे। आप कहेंगे सर ये तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मेरे मित्र मुश्किल काम नहीं है, बस जरा सा गौर फरमाइएगा। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? बात कर रहे हैं डॉबरेनर ट्राइड की। किसकी बात कर रहे हैं? डॉबरेनर त्रियक की।
मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग डॉबराइनर के त्रियक की बात करेंगे तो तीन महत्वपूर्ण त्रियक थे। अब वो कौन कौन सा है? तो सर वो है हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फिर क्या है? तो सर कैल्शियम, और कैल्शियम एस्ट्रोनिटम और बेरियम। और फिर क्या है? तो सर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देख लो यही तीनों है, मिला लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एस्ट्रोनिटम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप कहोगे गुरुजी आपको कैसे याद रहा? मेरे मित्र याद रहा ट्रिक से, और मैंने ये ट्रिक आपको बताया है। याद रखिएगा कि ये जो ट्रिक है इसको आपको कैसे याद रखना है, बस इस तरीके से कि लीना के कैसरबा, लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। बस ये लाइन आपको याद रखना है और डॉबरेनर का ट्राइड आपके दिमाग में रहेगा। आप कहेंगे हाउ, कैसे? मेरे मित्र लीना के है तो ये यहां पे एल आई और ना तो सर एन ए, और के तो ये आपका पहला ट्राइड तो बन गया ना, चला पहला ट्राइड बना ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना के कैसरबा। तो मेरे मित्र ये जो कै है इसको हम सी ए कह देते हैं, कै समझ जाइएगा। और सर है तो एक हम एस आर कह देते हैं, एस्ट्रोनिटम। और बा तो सर बा कैसे लिखिएगा? तो गुरुजी ऐसे, तो बेरियम ना हो गया चला। तो लीना के कैसरबा, लीना के कैसरबा चल ब्रो, चल सी एल, चल ब्रो बी आर, ब्रो आयोडीन लाने, चल ब्रो आयोडीन लाने। कोई दिक्कत है क्या चला? कोई दिक्कत बा? अब देखो भाई मेरे, इसको ऐसे पढ़ो ली ना के, तो लीना के कैसर, केसर, सी ए एस आर, केसर, ऐसे कर लो। हमको मालूम है प्रोनाउंसिएशन गलत है, सी ए सी आर होगा, उतना का देखना है, याद ना करना है। तो सी ए एस आर, कैसर बा चल ब्रो आयोडीन लाने। बस आपका काम तमाम। आपके एग्जाम में यही से सवाल पूछे जाते हैं कि डॉबरेनर के 3 ट्राइड थे, उसमें से एक ट्राइड है, या फिर 2 को दे दिया रहेगा, उसके बीच में क्या होगा? तब पूरा ट्राइड याद रहेगा तब ना कौन कौन है, तब ना आप ओकरा छाटिएगा। नहीं याद रहेगा छट पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं छट पाएगा। तो मेरे मित्र क्या ध्यान रखना है, ट्रिक आपका मैं यहां पे फिर से लिख दूं, सर। यहां पे ट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल लीना के, लीना, ठीक है, लीना के ठीक है, कैसर बा, लीना के कैसर बा चल ब्रो आयोडीन लाने। ठीक है, तो चल ब्रो, अच्छा ये तो हम ऐसे ही लिख दिए पर हमको वर्ड में लिखना था ना, हिंदी में लिख दे रहे हैं। लीना के कैसर बा चल ब्रो आयोडीन लाने। लीना के कैसर बा चल ब्रो आयोडीन लाने। मैं अलग अलग मार्क कर दूं यहां पे ताकि आप समझ जाओ। ली ना, ठीक, के, ठीक, सॉरी के नहीं, सी ए हो जाएगा फिर के। हाँ, अब कैसर तो सी ए और सर एस आर याद रख लेना। बा बेरियम, चल सी एल, ब्रो ब्रोमीन आयोडीन। काम खत्म। तो डॉबरेनर के 3 ट्राइड, लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। डॉबरेनर का ट्राइड रूल क्या था? तो सर डॉबरेनर के अनुसार 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे मित्र यहां पे ध्यान रखिएगा कि डॉबराइनर बाबा का पूरा नाम क्या था? जॉन वुल्फगांग डॉबराइनर। और ये कहां के थे? तो सर जर्मनी के थे। तो इसी चीज को हम बताने के लिए आपको यहां पे लाए थे। आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे सवाल करा जाएगा
स्पेशल हिंट के रूप में मैं दे रहा हूं यहां पे, स्पेशल हिंट के रूप में मैं यहां पे लिख रहा हूं। अगर आपसे सवाल करा जाए, अगर आपसे सवाल करा जाए यहां पे कि तिर्यक नियम, आवर्त सारणी के लिए तिर्यक नियम संबंधित है, आवर्त सारणी के लिए, आवर्त सारणी के लिए तिर्यक नियम, आवर्त सारणी के लिए तिर्यक नियम, याद रखिए इसको ट्राइड रूल कहते हैं। आवर्त सारणी के लिए तिर्यक नियम ट्राइड रूल, आप कहेंगे सर डोबराइनर से संबंधित है, डोबेराइनर से संबंधित है। किसने दिया? डोबराइनर ने दिया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि पूरा नाम डोबेराइनर का, डोबेराइनर का पूरा नाम, पूरा नाम आप ध्यान में रखना, जोहान, जोहान उल्फगांग, जोहान उल्फगांग डोबेराइनर, जोहान उल्फगांग डोबेराइनर। ठीक है। अब सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि डोबेराइनर का तिर्यक नियम किस पे आधारित था, परमाणु संख्या पे या परमाणु द्रव्यमान पे? तो आप क्या परिभाषा दिए हो कि डोबेराइनर के अनुसार तीन तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए। तो सर डोबेराइनर ट्राइड किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे। तो तिर्यक नियम, या हम डोबेराइनर नियम लिख दे रहे हैं। ठीक है। डोबेराइनर का नियम, डोबेराइनर नियम आधारित है, क्या कहोगे? आप कहोगे सर परमाणु द्रव्यमान पर। किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है। अब ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम बहुत जरूरी है। लीना के केसरबाद चलब्रो आयोडीन लाने, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एग्जाम में एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, अब पूछ देगा कि इस ट्राइड का बीच वाला तत्व तो क्या होगा, तो याद नहीं रहेगा तो कैसे कहोगे? अब इन सभी चीज के बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है वो ये, ध्यान से पढ़िएगा इस नोट को। कहा जा रहा है कि जॉन वुल्फगांग डोबराइनर ने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की। ये पढ़ाई किसका कर रहे थे? औषधि विज्ञान का। उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए और उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समांतरिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो मेरे मित्र, क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना, तो सर्वप्रथम प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाले वैज्ञानिक थे, क्या कहेंगे? सर डोबराइनर। और पूरा नाम जॉन वुल्फगांग, जॉन वुल्फगांग डोबराइनर। तो इस चीज को भी मेरे मित्र आप सभी को यहां पे नोट करना होगा, आप सभी को यहां पे नोट करना होगा। हम यहां पे हम स्टार मार्क दे करके लिख रहे हैं कि सर्वप्रथम प्लेटिनम को, सर्वप्रथम प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में पहचाना, उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। क्या कहोगे? आप सभी कहोगे सर जी डोबेराइनर। किसने पहचाना? डोबेराइनर ने पहचाना। ये चीजें याद रखिएगा। तो डोबेराइनर के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है कि तिर्यक नियम किसने दिया? डोबेराइनर साहब ने दिया। कहां के थे? ध्यान में रखेंगे जर्मनी के थे। कब दिया गया? 1817 में। नियम किया है? ये है। उसको फॉर्मुलेटेड हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पे जोड़ चित के सब बता दिया। और फिर क्या किया गया? तो सर उसके लिए ट्रिक है, यहां पे हमको ऐसे याद रखना है। और सर ये हमारा क्या हो गया? उससे संबंधित कुछ पॉइंट हो गए। अब मेरे मित्र, डोबेराइनर साहब का जो ये तत्वों के गुणों को समझने के लिए ट्राइड रूल था, ये आगे के तत्वों पे लागू नहीं हो रहा था। अब डोबेराइनर साहब क्या करते मेरे मित्र? तब डोबेराइनर साहब के इस ट्राइड रूल को फेल कर दिया गया। और फिर कौन आए? न्यूलैंड आए, जिन्होंने डोबेराइनर से प्रेरित होकर के ऑक्टेव रूल का प्रतिपादन करा। आप कहेंगे क्या था सर? तो मेरे मित्र, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि यहां तक की बातों को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।